हमारे साथ हैं आनंद रावत, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी के सुपुत्र। अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा भी था कि मैं अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर आनंद रावत को सामने लाने की सोच रहा हूं। उसके बाद पहली बार आनंद रावत जी से हम बात करते हैं कि किस तरह से वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हरीश रावत जी और उत्तराखंड दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना 1970 के अंतिम वर्ष में 78-79 में जो है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था और उत्तराखंड राज्य का जो विचार था, जो परिकल्पना थी, पहली बार जो है जागृत हुई थी। और उसी समय हरीश रावत जी का भी देश की राजनीति में पदार्पण हुआ। वो 1980 में सांसद बने। तो देखा जाए तो हरीश रावत जी और उत्तराखंड दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और जब से हरीश रावत जी सक्रिय राजनीति में आए हैं और तब से लेकर 2025 तक आज भी वो सक्रिय भूमिका में हैं। और उत्तराखंड के विचार बनने से लेकर के, उत्तराखंड राज्य का मूर्त रूप लेने से लेकर के, और आज ये लगभग 25 वर्ष राज्य को बने हो चुके हैं। तो इन तमाम वर्षों में हरीश रावत जी एक सक्रिय भूमिका में इस राज्य में रहे और उत्तराखंडियत के संदर्भ में जो भी उनकी परिकल्पनाएं थी वो उन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने धरातल पर उतारने का प्रयास किया। जैसे कि इन 25 वर्षों में जब ये राज्य बना था तब मुद्दे हुआ करते थे जल, जंगल, जमीन, और इन 25 वर्षों में अब ये मुद्दा हो गया है पलायन का। और पलायन एक विकराल रूप ले चुका है और पलायन के 3 मुख्य कारण हैं। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा बेरोजगारी। तो स्वास्थ्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 2014 में जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले देवभूमि उत्तराखंड में केवल 2 मेडिकल कॉलेज संचालित थे। एक मेडिकल कॉलेज पंडित नारायण तिवारी जी ने हल्द्वानी में बनाया था और दूसरा मेडिकल कॉलेज मेजर जनरल बीसी खंडूरी जी ने श्रीनगर में बनाया। और 2014 में जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने तो अपने मात्र 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने 5 मेडिकल कॉलेज बनाए। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और देहरादून मेडिकल कॉलेज। और आज 2017 में 7 मेडिकल कॉलेज इस प्रदेश में बने थे। तो आज भी ये 7 ही मेडिकल कॉलेज है और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए मेडिकल कॉलेज से ही डॉक्टर निकलेंगे और फिर वही डॉक्टर जो है दूरस्थ अंचलों में अपनी सेवाएं देंगे और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। तो स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हरीश रावत जी ने जो क्रांतिकारी कदम उठाए थे 2014 से 2017 के बीच में, और 2017 से अब ये 2025 आ चुका है, लगभग 8-8.5 साल का ये वर्ष बीत चुका है। और इन 8.5 सालों में लगातार डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश में है। और स्वास्थ्य के संदर्भ में 2017 में जो स्वास्थ्य की स्थितियां थी, डबल इंजन की सरकार ने उन स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए एक ईंट तक नहीं लगाई, एक नया मेडिकल कॉलेज तक नहीं बनाया। तो ये छोटी एक वानगी भर है कि हरीश रावत जी ने जो उनकी उत्तराखंडियत की परिकल्पना थी, जो स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए उनसे के जो प्रयास थे, वो उन्होंने धरातल पर उतारने का प्रयास किया। ऐसी शिक्षा के संदर्भ में और ऐसी बेरोजगारी के संदर्भ में हरीश रावत जी एकमात्र ऐसे अभी तक मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में 2 बार पीसीएस की परीक्षाएं हुई। नित्यानंद स्वामी जी से लेकर के पुष्कर सिंह धामी जी तक लगभग 10 मुख्यमंत्री इस प्रदेश ने देख लिया, लेकिन हरीश रावत जी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में 2 बार पीसीएस की परीक्षा हुई। बाकी जितने भी मुख्यमंत्री रहे सबके कार्यकाल में एक ही बार पीसीएस की परीक्षा हुई। हरीश रावत जी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल में 32,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। इसमें वो 6,000 गेस्ट टीचर शामिल नहीं है। ये 32,000 वो युवा हैं जिनको परमानेंट सरकारी नौकरी मिली। उसके बाद पंडित नारायण तिवारी जी का रिकॉर्ड है कि उनके कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में 17,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली।
और वर्तमान की जो सरकार है, पिछले 8.5 साल से जो डबल इंजन की सरकार है, अभी तक इनका रोजगार देने का आंकड़ा जो है 10,000 तक नहीं पहुंच पाया है। पिछले 2 साल पहले 2023 में वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं कि वो कड़ा नकल अध्यादेश कानून लाए ताकि पारदर्शी परीक्षाएं हो सके। और हमारे देवभूमि उत्तराखंड के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है आरओ और एआरओ की परीक्षाएं, अभी तक वो लंबित हैं, जबकि उसके परीक्षा फल घोषित हो चुके हैं, लेकिन परिणाम उनका जाहिर नहीं कर पाए। तो ये लचर व्यवस्था, लचर सोच और लचर इनकी जो कार्यशैली रही वो प्रदर्शित होती है डबल इंजन सरकार की। ये तो आपने ठीक नहीं, रोजगार के संदर्भ में भी हरीश रावत जी का ऐतिहासिक काम रहा। और उत्तराखंडीयत जो उनकी सोच थी, वो अब नई पीढ़ी को वो तैयार करना चाहते हैं ताकि नई पीढ़ी वो जिम्मेदारी लेकर के आने वाले और 25 सालों में उत्तराखंडीयत की जो ये सोच है उसको मूर्त रूप दे सकें, धरातल पर उतार सकें। और इसी के तहत पिताजी ने अपना विश्वास मेरे पर जताया है। हालांकि मैं 2010-11 से एक अहम भूमिका में प्रदेश की एक राजनीतिक दल के मुखिया के तौर पर, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इस प्रदेश में सक्रिय भूमिका में रहा हूँ, लेकिन अब जाकर के पिताजी ने जो है विश्वास जताते हुए मुझ पर उत्तराखंडीयत की जो सोच थी वो जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दी है। तो मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और साथ ही साथ मुझे पूर्ण विश्वास है। मैंने पूर्व में भी अपनी कार्यशैली के अंतर्गत चाहे नशे की जो विकराल समस्या है उसको समझते हुए नशे के खिलाफ जंग, परंपरागत खेल खेलेंगे हम जैसे अभियान मैंने जो है स्कूल कॉलेजेस में चलाए ताकि युवा अपनी ऊर्जा का उपयोग खेलों में लगाए और नशे से दूर रहे। और आप देखें कि पुष्कर सिंह धामी जी जब वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं तो तब जाकर के वो नशे जैसी समस्या को समझते हुए ये कह रहे हैं कि 2025-26 में हम प्रदेश को नशा मुक्त बनाएंगे। लेकिन धामी जी 2012 से इस प्रदेश में विधायक के तौर पर भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से पहले जब वो विधायक की भूमिका में थे कभी भी उन्होंने नशे की समस्या पर कोई भी कार्यक्रम नहीं किए या उस पर अपनी कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो इससे स्पष्ट होता है कि डबल इंजन की सरकार जो है उनको न मुद्दों की समझ है और कार्यशैली भी उनकी बहुत लचर है। ये सब चीजें हैं, आप मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हैं और असफलता का आरोप लगाते हैं, लेकिन क्या कारण है इसके बावजूद उत्तराखंड में लोग कांग्रेस से जुड़ नहीं पा रहे? इसके पीछे क्या पार्टी की नीतियों को वो समझते हैं या भाजपा का कुछ ऐसा तेज लोगों के प्रति वो है कि वो उससे जुड़ जाते हैं? क्या कारण है? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता का हर फैसला राजनीतिक कार्यकर्ता को स्वीकार करना चाहिए। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जो भी जनता का फैसला है वो सही होगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मानना रहा है कि कभी कभी जनता से भी गलती हो जाती है। सतयुग में जब भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आदर्श की भूमिका में होते हुए राजा राम थे और वो भी जनता की बात सुन करके हर फैसले लेते थे, तो उस दौरान में भी एक धोबी ने जो है माता सीता पर उंगली उठाते हुए आरोप लगाया और राजा राम ने जो है माता सीता का परित्याग कर दिया, जिसके कारण लव कुश को जो है अपने पिता के प्यार से महरूम रहना पड़ा। और भाग्य की ऐसी विडंबना रही, जब पिता मिले तो माता सीता धरती में समा गई। तो उस समय जनता का एक गलत फैसला था जिसको भगवान राम ने माना, तो वो भी परेशान रहे। और जब राजा परेशान रहेगा तो जाहिर सी बात है जनता भी परेशान रहेगी। और वर्तमान परिवेश में भी देखा जाए तो कांग्रेस की नीति हमेशा से उत्तराखंड को बनाने की रही, जबकि डबल इंजन की सरकार की जो नीति है वो पहाड़ उजाड़ नीति रही। आज शराब के मामले में जिसके पास एक शराब खोलने का लाइसेंस था, आज उसको 3 दुकानें खोलने का जो है लाइसेंस दे दिया गया है। यानी एक दुकान के साथ 3 दुकान उसको खोलने का मुफ्त लाइसेंस दे दिया गया। और ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, गाँवों में तक जो है शराब की दुकानें खुल गई हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन शराब जो है इतनी सुलभ तरीके से मिल जा रही है, तो ये पहाड़ उजाड़ नीति है उनकी। तो उसके बावजूद भी जनता अगर पहाड़ उजाड़ नीति वाली पार्टी को जनादेश दे रही है तो मुझे लगता है ये जनता का गलत फैसला हो रहा है। और अब बहुत अति हो चुकी है, अब जनता भी महसूस कर रही है और अब जनता का रुझान जो है वापस कांग्रेस की तरफ आ रहा है। और हम दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी जनता से मुखातिब हो रहे हैं और जनता जिस तरीके से हमारे कार्यक्रमों में उमड़ रही है, तो ये संकेत है कि अब जनता ने अपना मन बना लिया है कि
व्यवस्था को परिवर्तन करना है, सत्ता को परिवर्तन करना है। अच्छा, एक भाजपा अक्सर आरोप लगाती है कि उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज का जो मामला उठाती है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि जब ये राज्य बना था तब मुद्दे थे जल, जंगल, जमीन के। फिर विगत वर्षों में जो है पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके इस राज्य के सामने आया, और जिसमें केवल हरीश रावत जी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने रिवर्स पलायन की बात कही और उस पर कार्य किए, चाहे वो रोजगार के संदर्भ में हो या स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के संदर्भ में हो या शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ को पटरी पर लाने के। हालांकि उनको पर्याप्त समय नहीं मिल पाया, लेकिन उनके बाद की जितनी भी सरकारें आई उनको पता था कि ये पलायन, रिवर्स पलायन करना या शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को ठीक करना एक बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क था, बहुत बड़ा कार्य था, और ना उनके पास कोई सोच थी। तो इसलिए उन्होंने पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी से ध्यान बटाने के लिए लोगों की तरफ ये जो है एक नया मुद्दा गढ़ा, डेमोग्राफी चेंज का। जबकि हकीकत ये है, वास्तविकता ये है कि कहीं पर भी इस तरीके की चीज़ें निकल करके नहीं आई हैं। विगत साल भर से हम देख रहे हैं पुलिस का सत्यापन हो रहा है जगह जगह पे। कहीं पर भी कोई भी बांग्लादेशी नहीं पकड़ा गया, कहीं पर भी कोई अवैध नागरिक नहीं पकड़ाया गया। अगर पकड़ा गया है तो फिर मुझे लगता है कि धामी जी को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। तो अगर इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और नए छद्म मुद्दे गढ़ रहे हैं और उन मुद्दों का डर दिखा करके लोगों के बीच में अपने लिए सहानुभूति बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक गलत नीति है, गलत धारणा है, मैं समझता हूँ। अच्छा, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इन पंचायत चुनाव में कांग्रेस किस तरह से प्रदर्शन कर सकती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले निकाय चुनाव हुए थे और निकाय चुनाव में जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग हुआ, यही काशीपुर का जो हमारा नगर निगम का चुनाव रहा, बहुत नज़दीक के मार्जिन में रहा और उसमें भी हमारे कई मत को जो है अवैध घोषित किया गया और उस पर धांधली की गई। उसके बाद जो है गिरते पड़ते भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर जीता। लेकिन जनता ये समझ चुकी है कि ये सत्ता का दुरुपयोग करके जनता का जो फैसला है उसको अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। और पंचायत चुनावों में अब मुझे लगता है कि इनका ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं चलेगा और पारदर्शी तरीके से लोग जीत करके आएंगे। और आप देखिएगा कि अधिकतर कांग्रेस विचारधारा के लोग जीत करके आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जनता अपना मन बना चुकी है सत्ता और व्यवस्था को परिवर्तन करने का, तो आपको निकाय पंचायत चुनाव के जो परिणाम हैं उससे साफ पता चल जाएगा कि ये 2027 का सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से, प्रचंड मतों से जीतेगी।